पिछले हफ्ते में हमने देखा कि भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल, वहां पर काफी उथल पुथल रही है। एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ जो कि विद इन आवर्स, यानी कुछ ही घंटों में, 1.5 से 2 दिन में वो इस हद तक वायलेंट हो गया कि जो वहां के प्रोटेस्टर्स थे उनको भी इस बात का एहसास देता कि ये चीज आगे बढ़ के इस हद तक डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, इस हद तक वायलेंट हो जाएगी। और उसका खामियाजा, हालांकि वहां सत्ता परिवर्तन हो गया है, बहुत सारे राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, लेकिन जो एक डिस्ट्रक्शन का ट्रेल है, जो एक डिस्ट्रक्शन वहां पर बची है, उसका एक इंट्रोस्पेक्शन भी शायद नेपाल के समाज में चल रहा है। तो पिछले हफ्ते में जो भी कुछ वहां पर हुआ है और अभी क्या हालात है, इसके बारे में बात करने के लिए हमने दो लोगों को रखा है। रोबिन हमारे साथ जुड़ने हैं अमृतसर से, सीनियर पत्रकार हैं और पॉलिटिकल कमेंट्रीज करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। दीपक खरेल हैं जो पर्दाफाश ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है नेपाल का, उसको चलाते हैं। और दीपक, सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहेंगे इस बारे में, तो ये जो 36 घंटे हैं, हमने सुना कि 36 से 48 घंटे में पूरे नेपाल में ऐसा तख्ता पलट हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शायद ये जो बांग्लादेश में हमने शेख हसीना की गवर्नमेंट को जाते हुए देखा था, उससे भी ज्यादा भयानक, उससे भी ज्यादा डेंजरस मोड पे हुआ। इतना सडनली कैसे हो गया? जी अभिषेक जी, सितंबर 8 को जेएनजेड, जिसे नो नया पुस्ता कहा जाता है, वो उन्होंने एक आंदोलन की घोषणा की और आंदोलन शुरू हुआ। माइतीगर मंडला जो फेमस प्लेस है आंदोलन के लिए, वहाँ इकट्ठे हुए वो लोग और आगे बढ़ते हुए वो संसद भवन की तरफ आगे बढ़े। जब संसद भवन एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, पुलिस ने वहाँ पे बारकेट लगा रखा हुआ था और वहाँ तक पहुँचते, वहाँ तक का माहौल बहुत शांत था। उसके बाद मार्केट को तोड़ा गया, वो वहां तक भी बात नॉर्मल थी। जब पार्लियामेंट के बिल्डिंग के अंदर पुलिस ने, जब हम लोग वीडियो देख रहे थे, मैं तो वहाँ उपस्थित नहीं था, मगर मेरे जो करस्पॉन्डेंट थे, मेरे जो कैमरामैन थे, उन्होंने जो विजुअल दिखाया, वहाँ पे पुलिस के साथ उन्होंने अच्छी तरीके से बात की और उन्होंने गेट भी खोला। फिर जब अंदर वो लोग घुस गए और उसके बाद गोली चलना शुरू हो गई। और जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो घटना में आंदोलन में जेएनजी के जो युवा हैं, उन्होंने जो वीडियो पोस्ट की है सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा है कि हम लोग को अच्छी तरीके से हम लोग जा रहे थे, फिर अचानक से कहाँ कहाँ से गोली चलने लगा। और देखिएगा उसी दिन की घटना में 17 लोगों की मौत हो गई। हाँ, पहले और दिन। उसी दिन दो, और ये सिर्फ काठमांडू का माहौल नहीं था, देश भर के जेएनजी हर जगह से उठ रहे थे। हम्म। तो उसके बाद आज तक के डेट में, अभी 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 12 बजे हुई है, अभी अभी तक के टाइम में 29 हॉस्पिटलों में से 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा घायल लोगों की उपचार जारी है। तो और मैं बता दूं कि जब ये आप माहौल बिगड़ा, जब अभी जब जब हम जब बात कर रहे हैं, तो ये 11 सितंबर थर्सडे है और दिन के हाँ, अभी 12 बजे, और तब 12 तक बजे दीपक जी बता रहे हैं करीब करीब 30 लोगों की मौत 30 हो लोगों चुकी है। की मौत हो ये गई और कंफर्म खबरें हजारों जो लोगों से हॉस्पिटल में हुई हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल में है। जो भागे होंगे या छुप गए होंगे, उनकी जानकारी, उनकी उनके आंकड़े कोई इसमें भी नहीं जानकारी नहीं है। अभी अभी काठमांडू में 10 बजे से शुरू हुआ है, अभी शाम के 5 बजे तक शुरू रहेगा और 5 से 7 बजे तक टाइम में आप अपना काम निपटा के फिर आपको अंदर ही रहना है। है। और दूसरे दिन का माहौल इतना बिगड़ा क्योंकि मौतें तो 16-17 क्लियर हो चुकी थी। तो दूसरे दिन का माहौल, जेएनजी कहें या घुसपैठिया कहे या क्या कहे, उन्होंने इतना विध्वंस मचा दिया 2-3 घंटे के अंदर कि कोई हम लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था। क्योंकि हम लोग वो जनरेशन है जिन्होंने नेपाल के छोटे बड़े आंदोलन को देखते हुए, हम लोग हमारी उम्र हुई है। हम्म। जैसे कि नेपाल में जो सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ था मोनार्की को हटाने के लिए, उसमें भी हम थे, हमने अपनी आंखों से देखा था। उतना विध्वंस का नजारा हमने अभी तक अपने लाइफ में नहीं देखा है। अभी हम देख के वो विजुअल देखते हैं, वो बच्चे की मौत की तस्वीरें देखते हैं, तो हमारा हमारा दिल अभी भी दहल जाता है, हमारे आंखों से आंसू आ जाता है। ये बात हुई सिचुएशन की। अब हम्म। पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो अभी मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, तो यहाँ के जो चीफ जस्टिस है, अवकाश प्राप्त जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है सुशीला कार्की, जिसको जेएनजी ने आगे बढ़ाया है, वो उनको स्कॉट करके आर्मी ने हेडक्वार्टर के अंदर लगाया अभी थोड़ी देर पहले। और उसके साथ दुर्गा प्रसाद भी अंदर गए हुए हैं। बाहर अभी भी लड़के लोग नाराबाजी कर रहे हैं। अब ये माहौल है। अब पॉलिटिकल पार्टी के लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे हैं। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू रख के सॉल्यूशन इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ढूंढा जाए या क्या किया जाए, यही माहौल चल रहा दिनेश है जी, अभिषेक जी। मैं आपको 1 मिनट के लिए इसमें टोक रहा हूँ।
जी। अब 2 दिन का तीसरे दिन का हो गया, विरोध प्रदर्शन हो जी। गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जो इस्तीफा दे दिया है, जी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जो है, या सेना जो बताई जा रही है कि बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है, तो सरकार चला कौन रहा है नेपाल को इस वक्त? कौन चला रहा है? ना फौज सामने आई है, ना राष्ट्रपति आए हैं, प्रधानमंत्री जा चुके हैं। तो जैसे कैसे चल रहा अभी है देश? अभी अभी का माहौल जीरो का है, रविंद्र सर। अभी का माहौल जीरो का है। जैसे हॉस्पिटलों में डॉक्टर हैं, वो लोग सेवा दे रहे हैं, हम्म। और प्राइवेट दुकानें खुल रही हैं, उनसे राशन पानी लिया जा रहा है, और बाकी कोई भी काम, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पे। पुलिस की सबसे ज्यादा क्षति तो पुलिस का हुआ है यहाँ पे। वैली के अंदर जितने भी पुलिस पोस्ट थे बाहर, उनको जला दिया गया। वैली कंट्रोल रूम को जला दिया गया। वैली पुलिस का जो ऑफिस था उसको जला दिया गया। यहाँ जितने भी रेंज थे, सर्कल थे, उनको जला दिया गया। पुलिस की मौत हो गई है, वो 30 में से पुलिस की मौत की हो गई है। सभी जेल ब्रेक हो चुके हैं, सभी कैदियां बाहर हैं। अभी 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 हमारे यहाँ पर्दाफाश रिपोर्ट डाल रहा था कि 1400 समथिंग लोगों को आर्मी ने फिर पकड़ के जेल में डाला है। और वेपन्स लूटे गए हैं, वो वेपन्स 93 वेपन्स लूटे गए थे, वो वापस आ रहे हैं। माहौल ऐसा है। अभी सरकार कौन चला रहा है किसी को मालूम नहीं है। तो वही ये रोने की बात है, जैसे जेन जी हमारे जो यहाँ का। समूह बना, एक नया नाम मिला, एक नई जनरेशन, इस जनरेशन को क्या पॉलिटिकल लीडर समझ नहीं पाए, जिनको छोड़कर जाना पड़ा? कहाँ पे चूक रह गई दीपक, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे जनरेशन और जेन जेड के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे कि ये लोग फ्रस्ट्रेशन कहाँ से हो जाते हैं, इन एसएलसी तक जो इनका एजुकेशन होता है वो तो माँ बाप के कोख में हो जाता है। हम्म। हमारे यहाँ सामने ही ये लोग पढ़ते, जब ये +2 पास करते हैं तो इनका एम्बिशस बढ़ जाता है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया ग्लोबल विलेज है एक। दुनिया तो ग्लोबल विलेज है। और ये लोग जब अपना सबसे, मैं एक आपको एक फ्रस्ट्रेशन का फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ बिल्कुल ना। बिल्कुल, बताइए। एक लड़का टॉप करके +2 पास करता है, मतलब 12वीं कक्षा उसने पास कर ली। उसको हम्म। लेना होता है ट्रांसक्रिप्ट हायर एजुकेशन के लिए, उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट किसी और सरकारी दफ्तर से लेना होता है। हम्म। और इनकी फ्रस्ट्रेशन फर्स्ट पॉइंट वहीं पे होती है, क्योंकि ये इन्होंने कितना मेहनत करके अपने आप को एक काबिल बनाया, 12वीं कक्षा पास की। जब वो ट्रांसक्रिप्ट लेने जाते हैं तो लंबा सा लाइन रहता है, क्यों रहता है? ये बारिश होती है, वहां पे कोई शेड नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, धूप होती है। ये लोग अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए इतना मशक्कत करते हैं, और बाद में लास्ट में क्या होता है? कभी कहते हैं कि सिस्टम डाउन है, कभी कहते हैं कि प्रिंटर खराब हो गया, कभी कहते हैं कि जो उसको साइन करना है वो आदमी अभी ऑफिस पे नहीं है। फ्रस्ट्रेशन तो तो है। ये लोग बाहर निकलते हुए हर एक बच्चे के मुंह से निकलता है, ये कैसे देश पे पैदा हुए हम। इनका फ्रस्ट्रेशन वहां से शुरू होता है। फिर जब ये लोग कॉलेज देखते हैं, जो सरकारी कॉलेज है, जो इनके उससे अपनी आमदनी से हो सके, जैसे हम लोग पढ़ा सकते हैं। मैं मेरे मेरे बच्चे को मैं कहीं हार्वर्ड और उधर तो भेज नहीं सकता हूँ, मैं तो पढ़ाऊंगा यहीं पे। अब सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेज पे जाओ तो पैसा लगता है, सरकारी कॉलेज पे जाओ तो एजुकेशन का जो पढ़े पढ़े, नहीं तो सिस्टम नहीं है। फ्रस्ट्रेशन वहां भी हो जाता है। और वो लोग देखते हैं कि उनके बच्चे, उनके नेताओं के बच्चे जो बाहर आलीशान महल में रह रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और वो अपने अपने कुछ दोस्त को भी देखते हैं जो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गया, अमेरिका गया, कनाडा गया, या किसी भी देश गया, तो वो अच्छा जीवन यापन कर रहा है। ये सब फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर बहुत कमी हुई थी। हम्म। और इसके अभिषेक, जिम्मेदार अभी अभी मैं मैं आप खुद को भी। अभिषेक, जी मैं रॉबिन आपसे सर। और दीपक से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप दिल्ली में, आप एमईए को लगातार देख रहे हैं। हमारे पास भी जो कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, भारत और नेपाल के संबंध बहुत पुराने हैं, कल्चरली भी, रिलीजियसली भी, एक भावनात्मक भी है। इन सब घटनाओं में ठीक है, भारत उस पर नज़र रखे है, लेकिन उसमें भारत का क्या व्यू रहेगा इस रिलेशन पे? और दीपक, मैं भी नेपाल आया था, काठमांडू आया था, और वहाँ पे मैंने लोगों से भी बात की। चाइनीज इन्वेस्टमेंट की भी वहाँ पे चर्चा रहती है, चाइनीज लोगों की भी रहती है। अब चाइना की इन्वॉल्वमेंट इसमें लोग कैसे देख रहे हैं वहाँ के? और अभिषेक, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हो कि एमईए
या भारत का इसमें क्या संदर्भ में क्या रहेगा? देखिए रोबिन, मैं 2 मिनट में बात खत्म कर लेता हूँ कि भारत का इसमें क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि दीपक तो बहुत ही इंसाइट्स बता रहे हैं नेपाल में कि एक्चुअली क्या हुआ था। जिस तरह से दीपक बता रहे हैं कि वहां वो देवर टेकन बाय सरप्राइज, तो वो सरप्राइज का एलिमेंट इंडियन गवर्नमेंट में भी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम वहां पर डिस्कनेक्टेड हैं। शादियां हैं, मतलब मैं बिहार से आता हूं और वहां पर जो मेरी फैमिलीज हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, उनके बहुत सारे जो शादियां हैं, रिश्ते हैं, वो नेपाल में हैं। तो ये सिर्फ एक रिटोरिक नहीं है कि बेटी रोटी का संबंध है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। नेपालीज इंडिया आते हैं रोजगार के लिए, हम वहां जाते हैं पर्यटन के लिए, और भी बहुत सारे पढ़ने के लिए। तो वो तो संबंध है। और जब एमईए को ये खबर पता चली, और आपने देखा होगा पिछले कि करीब 2 दिन के अंदर, एमईए के लिए थोड़ा अजीब है लेकिन उसे 3-4 नोटिफिकेशन जारी किए। पहले हुआ कि अलर्ट हो जाए, फिर हुआ कि संपर्क करें, फिर एक और नंबर एडिशनली जारी किया, फिर बोला लोगों को कि भारतीय अपने सुरक्षित जगहों पर है। तो वो भी काफी ज्यादा परेशान थे। जहां तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं तो बहुत सारी चल रही हैं। कोई इसे आईएसआई का वो हथकंडा बता रहा है, कोई यूएस गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बता रहा है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स एक कंसर्न रहा है। तो भारत के लिए एक वो कहे तो एक परेशानी तो जरूर है। अगर आपका भाई, अगर आपका करीबी किसी परेशानी में है या वो खतरे में है, तो आप उसको इग्नोर तो कर नहीं सकते। वो खतरा अगर वहां पर आपने उसको ठीक से देखा नहीं, सेंसिटाइज नहीं किया, तो वो खतरा अगली बार आपकी तरफ भी आएगा। तो ये जो पूरी एनार्की है, मेरा ख्याल है सरकार भी अभी इसको पढ़ने की कोशिश कर रही है कि ये एनार्की सेल्फ प्रोफेस्ड रिफ्लेक्शन था वहां के फ्रस्ट्रेशन का, या कोई फॉरेन एलिमेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने वहां की फ्रस्ट्रेशन को कैश किया। और जो तबाही का मंजर दीपक बता रहे हैं, वो अप्रतिम और मतलब अनप्रेसिडेंटेड तबाही हमने देखी नेपाल में। अब दीपक आप बताएं, आपको चाइना और भारत के कॉन्टेक्स्ट में नेपाल को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? देखिए, दोनों हमारे अच्छे पड़ोसी हैं। चीन से ज्यादा अच्छे पड़ोसी तो हमारे भारत है, क्योंकि मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ ये भी एक आत्मीयता की देन है कि बिल्कुल। हम हिंदी बोल सकते हैं, और आप भी थोड़ा बहुत कुछ नेपाली समझ सकते हैं या बोल सकते हैं। ये किस्म का रिलेशन आप और भारत और नेपाल के बीच में है। जैसे कि देखिए, मुझे लगता है इंडिया खुद भी सरप्राइज हो गया ये मंजर 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 देख के। ज्यादा देर सरप्राइज रहेगा। अभी यहाँ पे किसी का घुसपैठ हुआ, क्या किसी का ग्रैंड प्लान हुआ या क्या, सभी जानते हैं कि ओली के जो रवैया थे उसके चलते तो किसी देश के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं थे। कभी भी डिप्लोमेटिक रिलेशन को बैलेंस पे नहीं रखा। यहाँ पे अलग अलग किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरी चल रहा है। अब यहाँ पे हल्ला एक मैं क्या चल रहा है कि इंडियन आर्मी आने वाला है, आ रहा है, ऐसा भी हल्ला चल रहा है। वो ऐसा चलता ही रहता है, क्योंकि ये कॉमन हो गया। क्योंकि पड़ोसियों की अपने घर पे आग लगा के पड़ोसी को गाली देना मैं ठीक नहीं मानता हूँ, क्योंकि आग लगाने वाले हमारे लोग थे। लोगों ने आग लगाया, जिस बुद्धि से भी लगाया, जिसने भी लगाया, जिसके कहने से भी लगाया, लगाया तो यही के लोगों ने, और गलत किया ये नहीं लगाना चाहिए था। क्योंकि अगर वो लोग एक दिन नहीं होता, 2 दिन नहीं होता, 3 दिन नहीं होता, उतना मास अगर सड़क पे आ जाए और खड़ा हो जाए तो कोई भी शासक नहीं टिक सकता है, क्योंकि इसके लिए आग लगाने की जरूरत नहीं है। नेपाल से संबंधित आपको इस वक्त कोई भी जानकारी लेनी है तो पर्दाफाश.com जो दीपक खरे चला रहे हैं उस पर जरूर लगातार अपडेट के लिए देखते रहें। और दीपक, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मेरा ये आखिरी सवाल रहेगा, क्या आपके ऊपर कोई दबाव, प्रेशर आप फील कर रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट कि आपको अपनी वेबसाइट पे ये देना है, नहीं देना है? नहीं, इस किस्म का दबाव यहाँ पे शायद किसी को मिलता होगा, क्योंकि यहाँ तो खुद ही जो मीडिया ऐसा है, ऐसा एक कारण, ये जो फ्रस्ट्रेशन है उसका एक कारण और भी है। यहाँ के जो पर्टिकुलर पार्टी है उसके ब्रदर यूनियन जो होते हैं, जैसे कि प्रेस चौतारी हुआ जो सीपीएन यूएमएल का था, वो प्रेस चौतारी में जितने भी लोग सब लोग जर्नलिस्ट हैं, वो जो पोर्टल चलाते हैं, वो जो जहाँ काम करते हैं, वो उनके हैं। वो तो जाहिर सी बात है, पता चल जाता है। मैं किसी दल से नहीं, मैं डेमोक्रेसी को मानता हूँ, और मुझे जो देना है, जो सही चीज है, मैं वही दूंगा। इसके लिए मुझे किसी ने नहीं कुछ नहीं कहा है, मगर कमेंट वमेंट करते रहते हैं। कभी कभी हुआ कि सही बात करने पे किसी को तो बुरा लगता ही होगा। आप भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, बहुत साल तक किया है, आप अभी भी कर रहे हैं, अभिषेक जी भी कर रहे हैं, ये तो रहता है थोड़ा बहुत कुछ दीपक जी, अब बड़े। ऑब्वियसली हम लोगों ने इतना कुछ आपसे वहां के साइड लिया। एक सवाल पे यहाँ मैं खत्म करना चाहूंगा इस हमारी बैठक, हमारी बातचीत को, कि
अभी हमने 3-4 दिनों में जो वहां पर देखा, वो सारा मंजर आपने बताया, उसके पीछे के कारण भी बताए। अभी से क्या आपको किसी भी तरीके का वे आउट दिख रहा है कि अब ये चीजें होंगी? क्योंकि एक जो वहाँ की सीनियर महिला है, मैं शायद उसका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई है। फिर जो वहाँ मतलब किस तरीके से नए गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात हो रही है। कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ही पता नहीं कि सरकार सत्ता में ही नहीं कोई है, तो स्टूडेंट से बात कौन कर रहा है, जैसा आप कह रहे थे। यहाँ के बाद अगर हम अगले 8-10 दिन की बात करें, तो विध्वंस तो हमने देख लिया, आगे कंस्ट्रक्शन आप किस तरह से देखते हैं नेपाल में होते हुए? अब जो दल है जिसको इस्तीफा दे दिया, जो परमानेंट यहाँ के दल है जो डेमोक्रेसी मानते हैं, डेमोक्रेसी के बाहर कुछ भी नहीं सोचा जा सकता नेपाल में, क्योंकि हम लोगों ने मोनार्की भी देखी है, ऑटोक्रेसी भी देखी है, पंचायत भी देखा है। हमारा हमारे लिए सबसे उन्नत क्या है कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर रह के किसी को भी बहिष्कार नहीं करके, सबको शामिल करके, क्योंकि जो पार्टियां हैं जो अभी तो छिप के बैठी है या आर्मी उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो भी यहाँ के दल पार्टी है, उनके उसको मानने वाले भी हैं, तो उनको बाहर नहीं क्या रखा जा सकता। तो अगर उनको बाहर रखे की भी हो, मगर लोकतंत्र के चलते एक इंटरिम गवर्नमेंट बने, जो अभी प्रयास हो रहा है। सुशीला कार्की जो रिटायर्ड सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके लीडरशिप पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बने, इसी कॉन्स्टिट्यूशन पे। इस कॉन्स्टिट्यूशन का अभी जो जारी हमारा संविधान है, उसमें भी बहुत सारे लोगों की वो है, फर्क मत है। क्योंकि मधेसी लोगों की एक फर्क मत है, इंडिजिनियस की एक फर्क मत है, और वो उस पे संशोधन करना चाहिए तो करें। मगर अब हम लोग को स्टेबल गवर्नमेंट के लिए अभी इंटरिम गवर्नमेंट बने, और जल्द से जल्द इलेक्शन हो, और लोकतंत्र की प्रक्रिया में रह के एक अच्छी सरकार बने। और ये अभी अभी का जो माहौल था, मंत्र था, ये मेन मुद्दा था एंटी करप्शन। उसके लिए जितने भी करप्ट के चार्जेस लगे हुए लोग हैं, उनको कार्रवाई करके इंटरनेशनल कम्युनिटी को आह्वान किया जा सकता है। जैसे भारत को, चीन को, अमेरिका को, सभी देशों को हम लोग करें कि हम ये जो हुआ हम लोग अच्छी तरीके से काम करें। अब हम लोगों को हमारा पर्यटन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उसके सिवा हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। पर्यटन को आगे बढ़ाना है, इसके लिए सुरक्षित माहौल बनाना है। मैं तो लोकतंत्र के अंदर रह के इंटरिम गवर्नमेंट बने और वो काम शुरू कर दे जल्द से जल्द में। यही एक रास्ता दिखता हो। रोबिन, आप वाइंड अप करेंगे? सबसे पहले तो मैं दीपक से शुक्रिया करूंगा, और दीपक ने, मैं कहता हूं कि आखिर में जिस तरीके से दीपक ने सम अप कर दिया है, तो वो मैं उसी को ही रिट्रीट करूंगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने मोनार्की देखी है नेपाल ने, अनार्की देखी है, पंचायत देखी है, और वो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, और नेपाल में डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए सबको साथ लेके। ये अभी जरूर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि नेपाल इस वक्त कौन चला रहा है, लेकिन नेपाल आगे कौन चलाएगा, उसकी तैयारी वो करना चाहते हैं, नेपाल के लोग करना चाहते हैं। और ये जैसे दीपक ने कहा, कहीं बाहर की शक्तियां नहीं, हमारे अपने यहाँ के लोगों में के जो गुस्सा है या नाराजगी है, जो आग लगी है, वो गुस्सा एक नजर आया है। उसी गुस्से को एड्रेस करके नेपाल को एक सही तरीके से एक डेमोक्रेटिक वे में चले और पड़ोसियों को साथ लेके चले। ये मैं इस बात पे इसको समअप करना चाहता हूँ। और दीपक जी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस शो पे आए हैं। थैंक यू दीपक जी।